नमस्कार साथियों, एमएससीपी के संबंध में प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। 8वें भाग में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूं। उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऑर्डर को ही अंतिम माने। पहला प्रश्न लेते हैं हम हेमराज जी का, और हेमराज जी का प्रश्न है, नमस्कार सर जी, मेरी प्रथम नियुक्ति 29 अगस्त 1990 को थर्ड ग्रेड टीचर पर हुई थी। 10 वर्षीय लाभ 29 अगस्त 2000 को पे बैंड 5000 टू 8000 पर, 18 वर्षीय लाभ 29 अगस्त 2008 को पे बैंड 9334,000 ग्रेड पे 3600, और 27 वर्षीय लाभ 29 अगस्त 2017 को ग्रेड पे 5400 मिला, और अभी 2023 में मेरा मूल वेतन 73,400 है। एमएससीपी न्यू में मुझे क्या लाभ हो सकता है? हेमराज जी, निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ होना है। अभी आपको जो 5400 ग्रेड पे मिल रहा है, यानी L13 में आपका 73,400 है। ये L13 में 73,400 वर्तमान का वेतन है, तो 1 अप्रैल का जो वेतन है वो 71,300 है। और एमएससीपी में न्यू जो रूल्स है उसमें थर्ड ग्रेड टीचर का लास्ट जो थर्ड एसीपी लगने पर L14 में फिटमेंट होना है, यानी 27 वर्षीय सेवा कंप्लीट होने पर, तो 71,300 की बजाय 1 अप्रैल का जो आपका वेतन है वो होगा 73,200, और उसके बाद में इंक्रीमेंट जब लग जाएगा तो आपका जो 1 जुलाई का बेसिक है वो 75,400 हो जाएगा। तो एमएससीपी से आपको बेनिफिट है। यहाँ पे आपको निश्चित रूप से एमएससीपी से अपना बेसिक मॉडिफाई करवाने के लिए अपने नियुक्ति अधिकारी के माध्यम से प्रक्रिया कार्यालय अध्यक्ष के थ्रू वहां आपको प्रपोजल भिजवाना चाहिए। एक आदेश भी हुआ है टोंक से, सेकेंडरी डीओ हेडक्वार्टर टोंक से जो ऑर्डर हुए हैं उसमें कॉमन ऑर्डर जारी हुआ है। बहुत ही यहाँ पे अलग अलग आवेदन नहीं जाए, तो इसके लिए वहां के जो डीओ साहब है उन्होंने एक कॉमन ऑर्डर किया है। तो यहाँ पे देखिए आप, जो कॉमन ऑर्डर किया है उसमें क्या लिखा है, उस ऑर्डर का हवाला दिया है, और उसके बाद में लिखा है कि इसमें कार्मिक जिस सेवा संवर्ग में नियमित नियुक्त है उसमें 9/18/27 की सेवा पूर्ण होने पर सेवा नियमों में उल्लेखित पदोन्नति के पदों के लिए निर्धारित पे मैट्रिक्स लेवल स्वीकृत किया जाएगा, और पदोन्नति पद की पात्रता अथवा शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता नहीं होने पर नियम 14(5) में अंकित पे लेवल स्वीकृत किया जाएगा। बात वही है, अगर प्रमोशन पोस्ट की योग्यता नहीं है तो जो टेबल दी हुई है उस मूल ऑर्डर में, ये जो टेबल है इसके अनुसार फिटमेंट किया जाएगा। तो उसके बाद में ऐसे कार्मिक जो 1/4/2023 को राजकीय सेवा में कार्यरत है और उनके द्वारा वित्त विभाग के उक्त आदेश 6/10/2023 के बिंदु संख्या 6 के तहत एमएससीपी योजना हेतु निर्धारित समय अवधि में विकल्प पत्र प्रस्तुत कर दिया है, तो इस कार्यालय द्वारा ऐसे कार्मिकों को दिनांक 5/10/2023 तक एसीपी योजना के तहत पे लेवल स्वीकृत किया जा चुका है। उन कार्मिकों का एमएससीपी योजना में दे पे लेवल में नियम 14(2) के अनुसार वेतन निर्धारण किए जाने हेतु निम्नानुसार कार्यालय अध्यक्ष को अधिकृत किया जाता है। तो यहाँ के डीओ साहब ने जो डीडीओज है उनको अधिकृत कर दिया, पे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पे निर्धारित कर दिया, आगे फिटमेंट के लिए उनको अधिकृत कर दिया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अध्यापक या शारीरिक शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष तृतीय वेतन श्रृंखला यानी L10 के लिए। यहाँ पे जो पहले वाला दिया है 11, 12, 13 9 पे, यानी L10 का जो एम्प्लॉई है उनको 9 साल होने पर 11, 12 और 13 इस तरह से दिया जाता था पदोन्नति की पात्रता होने पर, और अब उनको 11, 12 और तीसरी एसीपी में सीधा उनको L14। तो यहाँ पदोन्नति की पात्रता अगर नहीं है तो भी वही सेम है,
ये चीज यहाँ पे इसकी पुष्टि हो गई है आदेश से। कई साथी ये कह रहे थे कि जो टीचर सीनियर सेकेंडरी प्लस बीएसटीसी है तो उनके पास प्रमोशन पोस्ट की योग्यता नहीं है, तो उनका L14 में किस तरह से फिटमेंट होगा 27 वर्षीय सेवा पर। तो ये यहाँ पे जो टोंक के डीओ साहब ने इस बात पर मुहर लगा दी, क्योंकि ये जो रूल्स है इसमें लिखा है कि L10 का जो एम्प्लॉई है वो फर्स्ट जब इनकी एसीपी लगेगी तो L11 में आएगा, सेकंड जब एसीपी लगेगी तो L11 से L12 में आएगा, और थर्ड जब एसीपी लगेगी तो L12 से L14 में आएगा। कौन सी स्थिति में? जब उसके पास प्रमोशन पोस्ट की योग्यता नहीं है, और हो तब प्रमोशन पोस्ट का उसको पे मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो चीज है थर्ड ग्रेड टीचर्स के लिए, लाइब्रेरियन के लिए और जो पीटीआईज हैं उनके लिए, ये यहाँ पे चाहे उनके पास प्रमोशन पोस्ट की योग्यता हो चाहे ना हो, उनको यहाँ पे थर्ड एसीपी में L13 की बजाय L14 का बेनिफिट मिला है। नेक्स्ट जो पोस्ट इन्होंने सेलेक्ट किया है प्रयोगशाला सहायक, जो L8 का पोस्ट है, तो यहाँ पे भी L8 से L10 9 ईयर पे, उसके बाद में L11 18 वर्ष पे और L12 27 वर्ष पे। तो प्रयोगशाला सहायकों के लिए ये जो MACP है उसमें किसी प्रकार का कोई लाभ यहाँ प्रतीत नहीं हो रहा, सेम पे मैट्रिक्स लेवल है, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है प्रयोगशाला सहायकों के लिए, क्योंकि यहाँ से L10 11 12 में पहले हो रहा था इनका 9 18 27 पे, और यही 10 11 12 MACP में हो रहा है 9 18 27 पे। उसके बाद में कनिष्ठ सहायक का लिया है L5 जो पे मैट्रिक्स लेवल है, तो यहाँ पे भी कोई अंतर नहीं है। L8 L10 L11 पहले था एसीपी में, और L8 L10 L11 यहाँ MACP में है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा L5 से यहाँ पे L8 ले जाया जा रहा है, और L8 से L10 ले जाया जा रहा है, और L10 से L11 है ही। तो यहाँ पे ये चीज भी सेम है, यानी यहाँ इसमें यथावत है, किसी प्रकार का चेंज नहीं है LDC के लिए। अब उसके बाद बात आती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए यहाँ पे L1 होता है इनका जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो, और पदोन्नति की पात्रता रखने वाले कार्मिकों हेतु। तो ये थोड़ा सा ये पहले जैसे L0 L2 L3 L4 ये से है, तो यहाँ जो प्रमोशन की पोस्ट, जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उनका सेकंड जो प्रमोशन होता है जमादार, और एक 15% जो इनमें से होते हैं उनका प्रमोशन, अगर उनके पास योग्यता है सीनियर सेकेंडरी प्लस कंप्यूटर की योग्यता है तो उनको LDC भी बनाया जाता है। तो वो उस पोस्ट में अगर प्रमोशन होता है तो उस स्थिति में इनको L5 दे होगा, L5, और L5 के बाद में फिर L8, और उसके बाद में L8 के बाद में L, ये जो आ जाएगा यहाँ से L10। तो इस तरीके से यहाँ पे ये शायद यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे लग रहा है कि L2 की बजाय पदोन्नति की पात्रता जो रखने वाले हैं, अब पात्रता जिनके पास सीनियर सेकेंडरी कंप्यूटर है और 15% के कोटे में आ रहे हैं, तो उस स्थिति में उनको यहाँ पे L5 मिलेगा, और सीधा जो प्रमोशन है वो योग्यता अगर आगे वाली नहीं है और प्रमोशन कोटे 15% में नहीं है, तो उस स्थिति में L2 ही मिलेगा, क्योंकि जमादार का वो ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर होगा, तो इसके संबंध में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हालांकि डीओ साहब ने जो पहल की है बहुत ही अच्छी पहल की है। अनेक जो कर्मचारी जिनका
5 अक्टूबर 2023 तक जिनको एसीपी मिल चुकी है और वो रिवाइज अगर करवाना चाह रहे हैं तो उन्होंने ऐसे एम्प्लॉइज के लिए डीडीओज को ऑथराइज कर दिया है। उनको उनके कार्यालय में यानी श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय है उनके कार्यालय में उनको भटकने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो संभव है कि अन्य कार्यालयों से भी ऐसे ऑर्डर हो जाए और जो कार्यालयाध्यक्ष है उनको अधिकृत कर दें। तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकिर हुसैन जी का। इन्होंने थैंक यू दिया है, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जाकिर जी। अगला प्रश्न है ज्योति प्रकाश जी का। ज्योति प्रकाश जी का प्रश्न है सर, अगर कैडर चेंज नहीं होता है उस कंडीशन में प्रमोशन पोस्ट वाली पे स्केल मिलेगी या नहीं? तो रूल्स में तो ऐसा ही लिखा है। आप अगर रूल्स में देखेंगे तो 9, 18, 27 के जो तीनों यहाँ पे अलग अलग दे रखे हैं और उनमें सब में ऐसे ही लिखा है। आपको मैं यहाँ वो लाइन पढ़वा देता हूं कि अगर सेम जो कैडर है, फर्स्ट एसीपी में भी यही बात लिखी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि the first MACP wherever admissible in terms of these rules to employees of class 4th ministerial subordinate service shall be pay level of the next promotion post in the same service oblique cadre। ऐसे ही आपको सेकंड MACP में मिलेगा और ऐसे ही आपको थर्ड एसीपी में मिलेगा। ये सेकंड एसीपी में लाइन दी हुई है और थर्ड जो MACP है उसमें भी ये लाइन दी हुई है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। प्रिंसिपल GSSS धोलेरा कला। प्रश्न है सर जी, मेरी सीधी भर्ती से व्याख्याता अंग्रेजी में नियुक्ति 19/4/95 को हुई। तत्पश्चात 10-20 वर्ष की पूर्णता पर क्रमशः प्रथम एसीपी, सेकंड एसीपी और तत्पश्चात 20 जुलाई 2015 को प्रथम पदोन्नति पर प्रधानाचार्य 6600 ग्रेड पे बिना 26A के लाभ के कार्य ग्रहण किया। पुराने नियम से मुझे तीसरी एसीपी 19/4/2025 को दे है। क्या नए आदेश के द्वारा मुझे तीसरी एसीपी 27 वर्ष पूर्णता को दे होगी? अगर नहीं तो मुझे कब से तीसरी एसीपी प्राप्त होगी एवं क्या लाभ प्राप्त होगा? वर्तमान में लेवल 16 में 1,04,900 रुपीज बेसिक है। तो यहाँ पे अगर आप MACP को चुनते हो तो आपको निश्चित रूप से 27 वर्ष है वो 19/4/2022 को हो गए, लेकिन 19/4/22 से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक आपको किसी प्रकार का नोशनल लाभ नहीं होके ये जो 1 अप्रैल की तिथि है उसमें आपके जो 27 वर्ष पूर्णता का लाभ है वो मिल जाएगा। और इसके संबंध में आप नए नियमों के अनुसार 27 वर्षीय एसीपी के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसमें आपको L17 मिल जाएगा और 17 में जब आपका फिटमेंट होगा तो 1 अप्रैल की डेट में फिटमेंट आपका जिस तरह से एसीपी में दिया जाता है उस प्रकार से होगा। जैसे यहाँ पे 1,04,900 है तो आपको यहाँ पे लाया जाएगा 1,08,000 और उसके बाद में L17 में 1,08,000 को लिया जाएगा, वो यहाँ पे है नहीं तो 1,10,500। ये आपके जो 27 वर्षीय सेवा कंप्लीट होने पर नया बेसिक होगा। इसके संबंध में और अगर अधिक स्पष्टीकरण फाइनेंस डिपार्टमेंट से आता है, क्योंकि कई जो प्रश्न हैं अभी तक लंबित हैं, तो हो सकता है एक स्पष्टीकरण और आए कि जिनके
हालांकि इसमें 27 वर्षीय जो एसीपी है उसका बेनिफिट है, उसके लिए आप पात्र हो चुके हैं, आप एलिजिबल हो चुके हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय कुमार जी का। सर मैं 1 मार्च 2011 से लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत हूं। 1 मार्च 2020 को मुझे 9 साल पूर्ण होने पर L8 से L10 मिल रहा है। अभी मेरी बेसिक सैलरी 38,000 रुपये है। मैं अभी 1 सितंबर 2023 को मेरा प्रमोशन लैब टेक्नीशियन से सीनियर लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पर हो गया है। प्रमोशन होने पर मुझे L10 ही मिल रहा है, तो सर मुझे एसीपी से एमएसीपी पर जाने पर क्या लाभ होगा? अजय कुमार जी, आपको एसीपी से एमएसीपी पर जाने पर कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रमोशन पोस्ट का वैसे ही पहले से ही आपको 9 वर्षीय जब एसीपी लगी तो L10 आपका पे मैट्रिक्स लेवल हो गया और नए नियमों से भी आपको L10 ही मिलना है। तो इस स्थिति में आपको एमएसीपी और एसीपी दोनों आपके लिए इक्वल है। यहाँ पे आपको कोई बेनिफिट इसमें नई जो एमएसीपी जो रूल्स है उसमें होता नजर नहीं आ रहा। सेम है, एसीपी और एमएसीपी दोनों आपके लिए यहाँ पे इक्वल है। सतीश चंद्र जी का प्रश्न है, मेरी प्रथम नियुक्ति तृतीय श्रेणी अध्यापक 27/11/95, योग्यता बीए एसटीसी, तृतीय एसीपी 27/11/2022 और L13 बेसिक 1/4/2023 को 69,200, 1/7/23 को 71,300, एमएसीपी में L14 मिलेगा या नहीं? निश्चित रूप से मिलेगा। मैंने अभी शुरू में टोंक के जो श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी हेडक्वार्टर हैं उनका आदेश भी यहाँ पे मैं आपको देख रहा हूँ, भेज रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी जिनके पास प्रमोशन की योग्यता है, प्रमोशन पोस्ट की योग्यता है, उनको भी 27 वर्षीय एसीपी में 14 L14 दिया जा रहा है और जिनके पास प्रमोशन पोस्ट की योग्यता नहीं है उनको भी L14 दिया जा रहा है। तो L14 आपको मिलेगा और आपका जो बेसिक कितना होगा इसके संबंध में आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी 1 अप्रैल 2023 का आपका जो बेसिक है वो 69,200 बताया है आपने L13 में। तो 1 अप्रैल का 69,200 ये, तो 1 अप्रैल को आप L14 में देखिए 69,200 की बजाय यहाँ पे 71,100 है और फिर एक इंक्रीमेंट लग जाएगा 1 जुलाई को, तो 73,200 आपका बेसिक है वो हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आपने पूछा है कि नियुक्ति अधिकारी द्वारा इस प्रकार के किए गए आदेश की प्रति शेयर करें, तो ये आदेश आप देख लें। इसमें यहाँ पे जो कॉमन ऑर्डर हुआ है जिसमें डीडीओज को ऑथराइज किया है एसीपी एमएसीपी में, पे मैट्रिक्स लेवल यहाँ पे निर्धारण कर दिया। अब वेतन नियतन के लिए यहाँ पे डीडीओज को यानी कार्यालयाध्यक्ष को अधिकृत कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। माथुर जी 9 का प्रश्न है, सर पावर सेक्टर के संबंध में एमएससीपी किस तरह लगेगी फॉर असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर? तो पावर सेक्टर ऑफिसर, पावर सेक्टर के संबंध में जो जेईएन, एईएन, एक्सीएन, इसके बारे में अभी जो स्पष्टीकरण आया था पिछले वीडियो में मैंने दिया था, आप वहां देख सकते हैं। आपका जो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर है तो ये यहाँ पे मेरी जानकारी में नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता जी गुप्ता जी का, थैंक्स सवाल का जवाब देने के लिए, तो आपको भी धन्यवाद सुनीता जी। अगला प्रश्न है वाईफाई क्लब गेमर, प्रश्न है, सर नमस्ते, मेरी नियुक्ति 93 में तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पर हुई है, प्रशैक्षिक योग्यता भी नहीं है पदोन्नति के लिए। प्रथम एसीपी 2003 एंड सेकंड एसीपी 2011 तथा थर्ड एसीपी 2020 में लगी है। लेवल 13 का लाभ मिला। 1/4/23 को मैं 69,200 पर 2
कृपया मुझे एमएससीपी का लाभ मिलेगा क्या। इससे संबंध में एक अभी प्रश्न मैंने उसका जवाब दिया है, वो सेम टू सेम प्रश्न आपका है। तो मैंने बोला था कि ये आपको L14 मिलेगा, और क्योंकि नियमों में ये लिखा है कि जिनके पास प्रमोशन पोस्ट की योग्यता नहीं है उनको इस टेबल के अनुसार लाभ मिलेगा। तो टेबल में भी वही चीज है कि L10 से L11 में लाया जाएगा, L11 से L12 में लाया जाएगा और L12 से L14 में लाया जाएगा। तो यहाँ पे L14 में आपका नए नियमों में आपको L14 में लाया जाएगा। तो L14 आपको मिलना है 69,200, आपका 1 अप्रैल का बेसिक है। तो 69,200 से आपको अगले यहाँ पे 73,200 पे आप फिटमेंट होना है। 69,200 को 1 अप्रैल को हम देखेंगे तो 71,100 L14 में, और उसके बाद में 1 जुलाई को 73,200। तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है। अनंत जी पारिक जी का प्रश्न है कि आपने 7 पार्ट तक वीडियो बना दिए, टीचर्स के अलावा कोई और पद नहीं है क्या? कभी मेडिकल एंड हेल्थ का भी वीडियो बनाओ, स्पेशली नर्सिंग ऑफिसर का। तो अनंत जी, जो भी प्रश्न यहाँ पूछे जा रहे हैं मैं उनके ही जवाब दे रहा हूँ। मेरी तरफ से कोई प्रश्न नहीं बना रहा हूँ। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके मैंने जवाब दिए हैं, और शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे गए हैं तो उनके मैंने जवाब दिए हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि टीचर्स के अलावा कोई और पोस्ट नहीं है। राजस्थान गवर्नमेंट के अनेक डिपार्टमेंट के अनेक एम्प्लॉइज हैं। टीचर्स, चूंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूं इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित प्रश्न है वो यहाँ पे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। नर्सिंग ऑफिसर का यहाँ पे आपने पूछा है, तो नर्सिंग ऑफिसर का जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो L11 है, और L11 से जो सेकंड जब प्रमोशन पोस्ट है तो वो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर L12 है। उसके बाद में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है वो L14 का पोस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बेनिफिट है वो मिलता है। आपका प्रश्न क्या है, उस प्रश्न को आप थोड़ा, हो सकता है आपने पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा भी हो, मैंने उसका जवाब भी दिया हो, फिर भी दोबारा से प्रश्न हो तो आप थोड़ा स्पष्ट प्रश्न डालें। मेरे से संभव हुआ तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है सुनीता जी गुप्ता जी का, प्रमोशन लिस्ट में ये फर्स्ट ग्रेड में नाम है क्या, इसका बेनिफिट हो सकता है? तो आप अपने थोड़ी डिटेल यहाँ पेस्ट कर देते तो यहाँ पे मैं बताने में समर्थ होता, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर फर्स्ट ग्रेड में आपका है तो आपको निश्चित रूप से प्रमोशन लेना चाहिए, क्योंकि नहीं लेंगे तो जो अगली जो एसीपी होगी उसमें आपको जितने टाइम तक आप फॉरगो रखोगे उतने टाइम तक एसीपी का लाभ नहीं मिलेगा। तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट तो होना ही है। फर्स्ट ग्रेड में अगर नाम है तो आपको प्रमोशन पोस्ट का वो आपको ज्वाइन करना चाहिए। शांतिलाल जी पटेल जी का प्रश्न है, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थर्ड ग्रेड टीचर में 23 दिसंबर 1994 को हुई, और फर्स्ट एसीपी 2004 को लगी, सेकंड एसीपी 2012 में लगी, सेकंड ग्रेड अध्यापक में प्रमोशन 2013 को हुआ, व्याख्याता पद पर 11 अगस्त 2017 को हुआ, जुलाई 23 को मूल वेतन 69,000 है। मुझे एमएससीपी का लाभ कब मिलेगा? मेरी ग्रेड पे अभी 4800 है, कितने पर पे फिटिंग होगी? 10, 20, 30 का लाभ या 9, 18, 27 का लाभ मिलेगा? किस प्रकार दिया जाएगा? व्याख्याता बनने के बाद थर्ड एसीपी नहीं लगी, मार्गदर्शन करावें। अब तो लगनी चाहिए ना। अब तो आप एमएससीपी का अगर चुनते हो, एमएससीपी है तो निश्चित रूप से आपको ये जो 94 के बाद में 27 आप जोड़ दीजिए, ये हो गए आपके 2021
उसमें आपको ये हो रहे हैं, लेकिन 2021 से आपको नॉशनल लाभ नहीं मिलके 1 अप्रैल की स्थिति में आपको 27 वर्षीय जो बेनिफिट है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अभी आप बता रहे हैं कि ये जो 69,000 है, 69,000 ये आपका L14 पे ऑलरेडी आप आ चुके हैं 69,000। तो यहाँ पे अगर, लेकिन यहाँ आपने 4800 ग्रेड पे बताया है, तो ये 69,000 L12 वाला है शायद। तो L12 का जो 69,000 है, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पे बेनिफिट होना है। 27 वर्षीय जो ACP है वो आप उसके लिए एलिजिबल हो गए। यहाँ आप अप्लाई कीजिए, 27 वर्षीय ACP का आपको बेनिफिट मिल जाएगा, और उस स्थिति में आपको जो 27 वर्षीय ACP है उसका जो फिटमेंट है वो किया जाएगा। और उस यहाँ 27 वर्षीय में आपको L14 मिल जाएगा। अभी L12 पे हैं आप, L14 के लिए आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कीजिए और आप इसका लाभ ले सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजर नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट आदि के बारे में भी बताएं प्लीज। एग्जाम्पल फर्स्ट, 3 SCP 1/1/2016 से पूर्व ले चुके हैं। L15 बेसिक 85,200 नर्सिंग ऑफिसर। L15 3 SCP, तो यहाँ पे देखते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर का यहाँ पे मेरे हिसाब से L11 होना चाहिए, और 11 के बाद फर्स्ट ACP जब लगी है तो L12 है, उसके बाद में सेकंड ACP लगी है तो L13, उसके बाद में L14, आप L15 बता रहे हैं। तो थोड़ा सा इस प्रश्न को क्लियर करते तो ज्यादा अच्छा रहता। एग्जाम्पल सेकंड है, थर्ड ACP 7th पे फिक्सेशन के बाद ली है। अब L14 बेसिक ऑन 1 जुलाई 87,400 में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर चल रहा है MSCP में, क्या होगा? सर थोड़ा सा इस प्रश्न को आप क्लियर डालें, पोस्टिंग डेट से डालें, और शुरुआत में आपका जो पे मैट्रिक्स लेवल और उसके बाद प्रमोशन पोस्ट का जो पे मैट्रिक्स लेवल है उसके बारे में थोड़ा सा आप स्पष्ट लिखेंगे तो यहाँ पे बता पाने की स्थिति में हो सकूंगा। इस स्थिति में यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ मैं भी। एक जगह आप L15 बता रहे हैं, एक जगह लेकिन इसमें सेकंड और थर्ड ACP है। 3 ACP में एक तो L15 है और एक में L14 है, तो ये डिफरेंस कैसे है ये थोड़ा सा क्लियर करना होगा। SS राणावत जी का प्रश्न, धन्यवाद दिया है SS राणावत जी, आपको भी धन्यवाद। MS प्रेम बोला जी का प्रश्न है, MSCP कैलकुलेशन एक्सेल सीट में हो तो भेजो। एक्सेल सीट में बनेगी तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डालने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट है, प्रमोशन पोस्ट की योग्यता से क्या तात्पर्य है? प्रमोशन पोस्ट की योग्यता से तात्पर्य ये है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए जो अलग अलग पद है, सीधी भर्ती के लिए उन पदों पर नियुक्त होने के लिए जो योग्यता चाहिए वो योग्यता आपकी जुड़ी हुई है सर्विस बुक में, तो आप प्रमोशन पोस्ट की योग्यता आपके पास मानी जाएगी। और अगर सीधी भर्ती से, जैसे मान लो शिक्षा विभाग की मैं बात करूं, तो जैसे बात करें, हालांकि यहाँ पे टीचर्स की, अगर थर्ड ग्रेड टीचर की मैं बात करूं तो सेकंड ग्रेड की जो योग्यता होती है ग्रेजुएशन प्लस BEd चाहिए। तो यहाँ पे अगर नहीं है तो भी टेबल के अनुसार L11 मिलना है उनको। और फर्स्ट ग्रेड के लिए यानी लेक्चरर के लिए संबंधित विषय में PG प्लस BEd योग्यता चाहिए, तो उसके लिए L12 उसको मिल जाएगा। लेकिन वो भी यहाँ जो टेबल है उसके अनुसार भी L12 मिल रहा है। तो कई पद ऐसे हैं जहाँ पे अगर प्रमोशन पोस्ट की योग्यता नहीं है तो भी आपको वो बेनिफिट मिल रहा है।
MACP में। तो यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ आप जो सीधी भर्ती जो है आपसे नेक्स्ट जो प्रमोशन पोस्ट है उसके लिए सीधी भर्ती के लिए क्या योग्यता चाहिए, वो जो है वो प्रमोशन की योग्यता है। यह आपके जो सेवा नियमों से आप देख सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग सेवा नियम है। उन सेवा नियमों में न्यूनतम योग्यता क्या रखी गई है उस पोस्ट के लिए, तो वो योग्यता है वो जरूरी है। जैसे कई पद है वो प्रमोशन के ही पद हैं, वहां पे सीधी भर्ती की है ही नहीं। तो सीधी भर्ती का जहां प्रावधान ही नहीं है तो उनमें सेवा नियमों में आपको देखना पड़ेगा कि भी उस पद के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो वो चीजें वहां पे देखी जाएगी। नेक्स्ट है श्यामलाल जी का प्रश्न। सर मेरी ज्वाइनिंग 17/7/90 को सेकंड ग्रेड टीचर पर हुई। मुझे थर्ड ACP 2017 में L14 मिली है। BSc B.Ed हूँ। 2021 में मेरा प्रमोशन HM के पद पर हुआ जिसको मैंने परित्याग कर दिया। क्या मुझे MACP का लाभ मिलेगा या नहीं? तो सेकंड ग्रेड में हैं आप और उसके बाद में आपको थर्ड ACP मिल चुकी है, L14 पे मिली है। 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14 ऐसे मिली है। तो वैसे ये L16 होना चाहिए, लेकिन आपने परित्याग कर दिया है तो जितने टाइम तक ये जो परित्याग रहेगा, लेकिन ये तो आपको पहले ही मिल चुकी है ACP, इसको आप मॉडिफाई तो करवा सकते हैं। जो नए जो MACP रूल्स है उसमें इसको मॉडिफाई आप करवा सकते हैं। ये थोड़ा पदोन्नति परित्याग का है, तो ये तो थर्ड ACP के बाद में किया आपने, तो इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं बनता, क्योंकि 2021 में आपने प्रमोशन पोस्ट का परित्याग किया है। लेकिन उससे पहले आपको तीनों ACP लग चुकी थी, तो उसको मॉडिफाई करवाने में कोई हर्ज नहीं है, वो मॉडिफाई आप करवा सकते हैं। अनंत जी पारीक जी का प्रश्न है, सारे राजस्थान को टीचर ही चला रहे हैं क्या? नर्सिंग ऑफिसर के लिए वीडियो बनाओ। अनंत जी, आपने पहले भी इस संबंध में यहाँ एक कमेंट किया था। तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए वीडियो आपके जो डिपार्टमेंट से अगर कोई जानकार व्यक्ति बनाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे जितनी जानकारी थी उसके संबंध में मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है। और अगर सीधा कोई प्रश्न आप पोस्टिंग डेट के हिसाब से जिस पोस्ट पे आप नियुक्त हुए हैं, उसके बाद में प्रमोशन पोस्ट यानी नेक्स्ट जो आपका 9, 18, 27 कौन कौन से आपको मिले हुए हैं, उस हिसाब से कोई प्रश्न अगर बनता हो तो मैं यहाँ देने की कोशिश करूंगा। फिर भी त्रुटि हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि त्रुटि नहीं रह सकती, क्योंकि सब डिपार्टमेंट्स का नॉलेज रखना भी संभव नहीं है। तो माफ़ी चाहूँगा आनंद जी, आपका अगर दिल दुखा हो तो पुनः माफ़ी चाहता हूँ। सतीश चंद्र जी का प्रश्न है कि किसी नियुक्ति अधिकारी द्वारा किए गए आदेश की प्रति साझा करें। तो ये जो मैं शुरू में ही बात कर चुका हूँ, टोंक के जो जिला शिक्षा अधिकारी हेडक्वार्टर हैं श्रीमान, उन्होंने एक कॉमन ऑर्डर जारी किया है और कार्यालय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है, DDOs को अधिकृत कर दिया है। पे मैट्रिक्स लेवल उन्होंने निर्धारित कर दिया है कॉमन ऑर्डर से, और अब उनका वेतन निर्धारण करने के लिए कार्यालय अध्यक्ष यानी DDO को ऑथराइज कर दिया है। ये आज का ही ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमेश जी शर्मा जी ने धन्यवाद दिया है, तो आपको भी उमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर सिंह जी ने धन्यवाद दिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका और भी कोई प्रश्न हो तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।